हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का क्लास 10 का मैथ सब्जेक्ट्स लेके आया हूं। ठीक है। अगर मेरे साथ आप लोग बने रहते तो क्लास 10 का मैथ्स पूरी तरीके से आपको सॉल्व में करा दूंगा। ओके। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10 मैथ्स क्या है? रियल नंबर्स। ओके। नाउ मूविंग अहेड, चलो आगे चलते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग रियल नंबर्स, मैं आप लोग को एक चीज बताता हूं। इस दुनिया में एक चीज के बिना आपका लाइफ इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज नंबर्स। ओके। हम नंबर से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वी आर ऑल सराउंडेड बाई नंबर्स। ओके। तो आप whenever you will love the effect of numbers, then आपको मैथ्स बहुत आसान लगेगा। ठीक है। अगर नंबर्स को आप जितने आसानी से जानोगे, ओके, थोड़ा मेहनत करना है, नंबर्स को जानना है, मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी। ये मेरा गारंटी है, मैं मैथ्स आपको आसान करा दूंगा। ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। नेम ऑफ द चैप्टर इज रियल नंबर्स। ओके। तो रियल नंबर्स होता क्या है? नंबर्स पता है, वी नो नंबर्स। ओके। तो नंबर्स क्या होता है, दैट वन ऑलरेडी वी नो। ओके। एक चीज हमें पता है कि डिजिट्स, नंबर से पहले आता है डिजिट्स। क्लियर? डिजिट्स, डिजिट शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9. These all are nothing but digits. Okay. When digits are combined, okay, when digits are combined, numbers are formed. तो सबसे ये जो नंबर सिस्टम है, सबसे छोटा यूनिट है डिजिट्स, फिर आता है आपका नंबर्स। ओके। डिजिट्स के बाद आएगा नंबर्स। क्लियर टू यू? ओके। तो रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स क्या होता है कि रियल नंबर्स में ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नया टॉपिक है रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि इरेशनल नंबर्स पढ़ा होगा या रेशनल नंबर्स पढ़ा होगा। तो इरेशनल इज क्वाइट न्यू। ओके। जस्ट बी विथ मी, मैथ्स आसान हो जाएगी। ओके। रियल नंबर सिस्टम में, ये जो पूरा रियल नंबर सिस्टम है, इसके अंदर कुछ रियल नंबर है, एक पूरा डोमेन है, मतलब एक किंगडम है पूरा नंबर का, और इसके अंदर कुछ सबसेट्स है। एंड व्हाट आर दीज सबसेट्स? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके। और ये सब मिलके होता है आपका रियल नंबर्स। ओके। ये सब मिलके हो जाएगा आपका रियल नंबर्स। क्लियर? नाउ एक एक करके हम इसको जानेंगे, एक एक करके हम इसको जानेंगे। नाउ दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ रियल नंबर्स। ओके। रियल नंबर्स, रियल नंबर जो डोमेन है, इसको मेनली कैटेगराइज किया गया है इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ओके। रियल नंबर्स इज मेनली सबडिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज रेशनल नंबर, अनदर इज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के अंदर डिफरेंट सब कैटेगरीज आता है। रेशनल नंबर के अंदर आता है आपका इंटीजर्स, इंटीजर्स के अंदर आता है होल नंबर्स, होल नंबर्स के अंदर आता है आपका नेचुरल नंबर्स। तो पहले जिस दिन हम लोगों ने नंबर सीखा था, 1 से सीखा था, तो दैट वी हैव स्टार्टेड लर्निंग, जिस दिन हमने सीखा था तब हमने क्या सीखा था? 1, 2, 3। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 1, 0 से स्टार्ट नहीं किया। 1 मतलब पहले दिन, जिस दिन हमने नंबर सीखा था, हमने क्या सीखा था? नेचुरल नंबर सीखा था। ओके। देखते हैं नाउ। पहला आ गया आपका नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होता क्या है? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, मतलब जिस दिन पहली बार हमने गिनना शुरू किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट। तो दीज नंबर्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं या जहां से काउंटिंग शुरू होती है, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। जैसे 1, 2, 3, 4 और जितना तक गिन नहीं पा सकते, दैट इज अप टू इंफिनिटी। क्लियर? फिर आता है आपका होल नंबर्स।
होल नंबर्स क्या है? तो होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। क्लियर? होल नंबर स्टार्ट विथ 0, सो अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। फिर आता है आपका इंटीजर्स। एक चीज याद रखिए, whenever you will draw the number line, अगर ये नंबर लाइन है सो मिड पॉइंट हो गया आपका 0, लेफ्ट हैंड साइड वाला जितने भी नंबर होगा all these will be negative natural numbers. Clear? And right hand side वाला नंबर जितना भी होगा all will be positive natural numbers. Now integers होता क्या है? All the negative natural numbers as well as all the positive natural numbers including 0 or together with 0 are integers. समझ में आ गया? Understood or not? Okay. Now इंटीजर्स हो गया, उसके बाद आता है आपका रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स होता है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a बाई बी, बोल सकते हैं a बाई बी, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर मैं p बाई क्यू भी बोल सकता हूं। बट एक ही शर्त है, और शर्त क्या है? जो डिनोमिनेटर है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। बिकॉज हम 1 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज अनडिफाइंड। क्लियर? दैट्स वाई वी कैन नॉट से दिस इज रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होने के लिए मोस्ट एंड द प्राइम क्राइटेरिया क्या है? कि वो a बाई बी या p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस हो सके, और जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर टू यू? Okay. And they can also be expressed by using terminating decimals or repeating decimals. ये एक चीज नया मिला कि रेशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जहां पर डेसिमल खत्म हो जाता है, जैसे कि 4.5, इसको देख के ही समझ में आ रहा है ये क्या होगा, 45/10। मतलब जब हमने 10 से 45 को डिवाइड किया, वी गॉट 4.5। तो दिस 4.5 इज रेशनल नंबर। व्हाई? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसका डेसिमल एक्सपांड हुआ है बट इट इज टर्मिनेटिंग, खत्म हो चुका है 0.5, उसके बाद और कोई नंबर नहीं आया। ओके, तो उसके बाद क्या गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल्स। अगर कोई नंबर रिपीटिंग फॉर्म में आ रहा है, जैसे कि अगर मैं लिखूं 1/3, ठीक है, 1/3 क्या होगा? इसको अगर मैं डिवाइड करूं, इट बिकम्स सो मच, इट बिकम्स 0.333333, ये आता ही रहेगा, 3 रिपीट होगा। ओके, सो जिस भी डेसिमल एक्सपांशन में नंबर रिपीटेडली आता है, ठीक है, नंबर रिपीटेडली आता है, वो डेसिमल एक्सपांशन को भी हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर। एज वेल एज जो डेसिमल टर्मिनेट हो जाता है उसे कहेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? रेशनल नंबर्स क्या होता है? जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाए, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्या है? जो q का वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा वो है कि वो डेसिमल एक्सपांशन भी हो सकता है बट टर्मिनेटिंग। चौथा क्या है? वो डेसिमल एक्सपांशन हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं। मतलब क्या बोला गया है कि रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, तब हम उससे बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इरेशनल नंबर्स। अभी ये सब जितने कैटेगरी हमने बोला है, इन सब में जो नंबर नहीं आता वो है इरेशनल नंबर। क्लियर? मतलब पहला क्राइटेरिया ऑफ इरेशनल नंबर आप बोल सकते हैं कि जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ओके, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते और जहां पर q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? और क्या है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया यह है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मतलब कोई डेसिमल एक्सपांशन चल रहा है तो वो चलते रहना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ओके, जैसे कि इधर ध्यान से देखिए 0.33333, ये तो चलता रहेगा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग।
बट कैन वी से दैट इट इज रेशनल? नो। रीजन ये है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। ओके, जैसे कि पाई, अब बता सकते हैं पाई का वैल्यू 3.14, उसके बाद आता रहता है डिफरेंट डिजिट्स आता है। पाई का नॉर्मल फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है? 22/7। क्लियर है ना? फ्रैक्शनल वैल्यू है 22/7 और इसका डेसिमल वैल्यू क्या है? 3.14 के बाद वो नॉन रिपीटेड वैल्यू आता रहता है, इसीलिए पाई को हम कह सकते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर होने के लिए क्राइटेरिया सेटिस्फाई क्या होना चाहिए कि उस पहला, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, दूसरा जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब डेसिमल एक्सपांशन खत्म ना हो, वो चलता रहे, तीसरा जो डेसिमल एक्सपांशन चलता रहेगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो दैट नंबर वुड बी इरेशनल नंबर। क्लियर? नाउ मूविंग अहेड। Okay, so here we will understand Euclid's division algorithm या लेमा भी बोलते हैं उसे। तो लेमा या एल्गोरिदम आर नथिंग बट स्टेटमेंट, दीज आर स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट। क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टेटमेंट है जिसे ऑलरेडी प्रूव किया गया है। ओके, एंड दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड in order to prove another statement। क्लियर? मतलब जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, किसी ने उसे प्रूव किया हुआ है। ओके, और इसको हम किसी और स्टेटमेंट में यूज करेंगे तब उधर भी वो प्रूव हो जाएगा। अंडरस्टूड? दैट इज एल्गोरिदम या फिर लेमा। ओके, नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर है, there exists a unique integer q and r। okay, q और r satisfying। तो इस यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है, इसको समझने के लिए पहले हम डिवीजन समझते हैं। बचपन में हमने डिवाइड सीखा था, पहले सीखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। तो डिवीजन क्या है वो देखते हैं। ओके, डिवीजन में हमने क्या सीखा था? ये हो गया आपका डिविडेंड, डिविडेंड जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हो गया डिवीजर, जो रिजल्ट आता है वो हो गया कोशेंट। क्लियर? और फिर भी अगर कुछ शेष रह जाता है उसे हम कहते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। क्लियर? जो शेष रह जाता है वो हो गया आपका रिमाइंडर। नाउ इट यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बट वन थिंग नीड टू सेटिस्फाई, जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी हो सकता है। क्लियर? 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 का बराबर भी हो सकता है, बट इट मस्ट ऑलवेज बी लेस देन योर कोशेंट, नॉट कोशेंट, दिस शुड बी डिवीजर। क्या होना चाहिए? डिवीजर। ओके, इट शुड बी डिवीजर। ओके, ये हो गया। मतलब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो बताया गया है वेदर इट इज करेक्ट। देखते हैं, जैसे 2 से हमने डिवाइड किया 6 को, क्या आता है? 2 3 6, रिमाइंडर आ गया 1। क्या इधर जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा अभी पढ़ा, वेदर इट इज सेटिस्फाइंग दिस स्टेटमेंट? तो डिविडेंड आ गया 6 इक्वल टू डिवीजर आ गया अपना 2 इंटू कोशेंट आ गया 3 प्लस रिमाइंडर, इट इज सेटिस्फाइंग। ओके, 2 3 6, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर क्या है? 0। क्लियर? तो कहा गया है कि रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, बट रिमाइंडर कभी भी डिवीजर से क्या नहीं होना चाहिए? डिवीजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, डिवीजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, यहां पर ए हो गया आपका डिविडेंड, बी हो गया आप बता सकते हो डिवीजर,
Q for quotient, R for remainder. Okay, dividend equal to divisor into quotient plus remainder, and for most important thing is that remainder का वैल्यू 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, but it must not be greater than the divisor itself. Clear? divisor से बड़ा नहीं होना चाहिए. Clear? So that's it is your Euclid division lemma. So अभी हम थोड़े कुछ फेमस मैथमेटिशियंस के बारे में जानते हैं. ओके, तो मैथमेटिशियन जो यहां पर हम जानेंगे, एक का नाम है कैंटर, दूसरे का नाम है डेडकिन. ओके, उन्होंने क्या बताया था कि फॉर एवरी रियल नंबर, तो रियल नंबर का वर्ल्ड हम लोगों ने देख लिया, रियल नंबर का वर्ल्ड वी हैव सीन. ओके, सो इफ यू थिंक दैट दिस इज ए और बी, अगर ये नंबर लाइन है, ठीक है, अगर ये नंबर लाइन है, क्लियर, if it is a number line, so for every real number, कोई भी real number हो, whether it is whole number, integers, उसके बाद आपका आ गया natural number, okay, rational number, irrational number, सबके लिए corresponding एक definite point real number में होगा. ठीक है, मतलब अगर मैं इधर इसको 0 पकड़ू तो 1 कहीं ना कहीं इधर होगा. ओके, और एक रियल नंबर में अगर 1/2 ले लू सो ये यहां पर होगा. क्लियर? मतलब ये है कि हर एक क्या बोला गया, हर एक रियल नंबर के लिए देयर मस्ट बी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. हर एक रियल नंबर के लिए नंबर लाइन में एक डेफिनेट पॉइंट है, और हर एक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन के लिए देयर मस्ट बी डेफिनेट रियल नंबर. ओके, इन लोगों ने ये कहा था कि हर एक रियल नंबर के लिए एक पॉइंट रहेगा नंबर लाइन में, और नंबर लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होगा. ओके, मूविंग अहेड. नाउ आर्किमिडीज, वो क्या कौन थे? एक ग्रीक जीनियस थे. उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ पाई. पाई का डिजिट्स कंप्लीट किया था. ओके, उन्होंने, और हमारे देश के एक साइंटिस्ट आप बोल सकते, आर्यभट्टा, द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, फाउंड द वैल्यू ऑफ करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ पाई. पाई का 4 डेसिमल प्लेसेस को तक उन्होंने एक करेक्ट वैल्यू निकाला था, 3.14, जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं. यूजिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स या एडवांस एल्गोरिदम से अभी तक कंप्यूट किया गया है ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस. ओके, मतलब पाई का वैल्यू अब देखिए 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस. इधर से एक चीज हमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 3.1416 ये जो पाई है, पाई का जो वैल्यू है 22/7, या फिर इधर में लिखा जो निकाला है 3.1416, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आर्यभट्ट ने बताया था, वो करेक्ट है. क्लियर? नाउ एज इट इज द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग, बताया गया ना, 1.24 ट्रिलियन तक निकाला गया है. नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होता, एज वेल एज नॉन रिपीटिंग इन नेचर, दैट्स व्हाई पाई इज ए इरेशनल नंबर. क्लियर? सो कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है. अभी हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. योर फर्स्ट एक्सरसाइज बताया गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके HCF निकालो. HCF सबको पता होना चाहिए क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज HCF. क्लियर? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225. जब भी आपको HCF निकालने की बात करें यूज, ठीक है, बाय द यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम, आप क्या करेंगे, जो भी 2 नंबर या 3 नंबर जो भी दिया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू डिवाइड द बिगर नंबर विद द स्मॉलर नंबर. मतलब तो बिगर नंबर क्या है यहां पर, ये वाला करते हैं हम लोग 225, इसको हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. द स्मॉलर नंबर इज 135. ओके,
और यहां पर लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा 225 इक्वल टू 135। 135 डेफिनेटली इट वुड गो वन टाइम, तो वन टाइम अगर गया तो कितना आ गया 50। 12 माइनस 3 इट इज 9। 12 माइनस 3 कितना आ गया 90 आ गया। सो यहां पर हम यूज कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर, डिवीजर आ गया 135 इंटू कोशेंट। व्हाट इज कोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर इज 90। तो पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म हो गया। बट वी हैव नॉट गॉट द आंसर येट, आंसर नहीं मिला। कब आंसर मिलेगा देखिए नाउ, जो रिमाइंडर आया है अभी वो बनेगा डिवीजर, और जो पहले डिवीजर था वो बनेगा डिविडेंड। फिर से वन टाइम ही जाएगा 90, कितना आ गया आपका 45। सो अगेन विल राइट द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम फिर से लिखेंगे। नाउ 135 एज आवर डिविडेंड इक्वल टू what is divisor 90 into quotient is 1 plus remainder is 45। ओके, अगेन हम अभी फिर से हम करेंगे। फिर से करने के लिए ध्यान से देखिए 45 अभी क्या हो गया 45 हो गया आपका रिमाइंडर, तो 45 बिकम डिविजर, और जो पहला डिविजर था 90 वो बन जाएगा डिविडेंड। 45 टू 90 जीरो आ चुका है, और जहां पर जीरो आ जाता है वहीं पर आपका सम खत्म हो जाता है। ओके, नाउ अभी डिविडेंड कौन है 90, डिविजर क्या है 45, क्वोशेंट है 2 प्लस रिमाइंडर इज 0। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा याद रखिए, द लास्ट कॉमन डिविजर वुड बी योर एचसीएफ। लास्ट कॉमन डिविजर, तो लास्ट डिविजर कौन सा है 45, दैट वुड बी योर एचसीएफ। सो दिस इज द वे टू सॉल्व these kind of sums, that is finding HCF by using Euclid division lemma। clear? so moving ahead, और जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन होगा आप लोग को खुद ट्राई करना है। ओके, और अगर हर एक प्रॉब्लम का एकदम 1-to-1 सोल्यूशन चाहिए आपको, तब आपको लिंक में मिलेगा ऐप, डाउनलोड कीजिए एंड देयर यू विल गेट 1-to-1 सोल्यूशन इन द ऐप। ओके, now moving ahead, question number 2 बोला है show that any positive odd integer, क्या बोला पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। बोला any positive odd integer। ओके, कोई भी पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड इंटीजर होना चाहिए। ओके, सो लेट अस टेक 7। ओके, लेट 7 बी द इंटीजर। मैंने 7 को पकड़ लिया, कैसे देखिए, तो 7 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं 6 into 1 plus 1, isn't it? so where q का वैल्यू मैंने पकड़ लिया 1। ये फॉर्म में हुआ है कि नहीं, 6 1 जा 6 प्लस 1 इज 7, और 7 जो है इट इज पॉजिटिव एज वेल एज ऑड, ऑड पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, बोला है कि 6q प्लस 3, तो q का वैल्यू अगर मैं 2 पकड़ लू तो क्या हो जाएगा आपका 6 2 12 प्लस 1 मतलब 13। ये भी सेम है, आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। क्लियर? उसके बाद बोला है अगर मैं q का वैल्यू 3 पकड़ लेता हूं तब भी हो जाएगा, तो 6q मतलब 6 इंटू 3 प्लस 5 कितना आता है 23। ये भी आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अंडरस्टूड? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1। q का वैल्यू पहले हमने 1 पकड़ा, 6q प्लस 3 जहां पर q का वैल्यू हमने 2 पकड़ लिया। q भी कोई इंटीजर है ना, तो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। जो हमें शो करना था ऑलरेडी वी हैव शोन द फैक्ट। क्लियर?
This is the easiest way to solve this kind of sum. Okay, next. Now बोला है कि an army contingent of 616 members is to march behind an army band. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 616. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 616. एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स. कितने मेंबर्स है? 32 मेंबर्स. 32 मेंबर्स का बैंड होना चाहिए. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च. ओके, कंटिंजेंट ऑफ 1616 मेंबर्स है और उनको मार्च करना है 32 बैंड ऑफ 32 मेंबर्स के पीछे मार्च करना है और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए. द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये पहले बैंड वाले जा रहे और सारे मार्च जितने भी है आपका वो पीछे जा रहे. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं? जैसे 1 2 3 कितना? पहले 32, उसके बाद भी 32, उसके बाद भी 32, लाइक दैट आएगा ना. अगर 32 बैंड पहले जा रहे तो कितने कॉलम्स मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं वो निकालना है आपको. दैट कैन इजीली बी फाउंड. ओके, इसको आसानी से हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय फाइंडिंग द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. तो हम क्या कर लेंगे? HCF ऑफ 1616 एंड 32 निकाल लेंगे. कौन सा मेथड से निकाल सकते हैं? इजीली लॉन्ग डिवीजन मेथड और बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो 1616 बड़ा है, 32 से करेंगे डिवाइड. इसको 1616 डिवाइड करने का एक आसान तरीका मैं बताता हूं. देखिए, इधर 2 डिजिट्स है, इधर कितना डिजिट्स है? 3 डिजिट्स. तो इधर समझिए कि एक डिजिट को ऑफ ही कर दीजिए. 61 32 वन टाइम इट विल गो 32. डिवाइड करेंगे 11 माइनस 2 हो गया 9, isn't it? इधर 5 माइनस 3 इट इज 2 296 296. अभी 2 से करेंगे 8 टाइम्स. ओके, 8 टाइम्स करके देख लेते हैं कि 8 2 जा 16 होता है. तो 32 इंटू 8 टाइम्स अगर मैं करूँ, 8 2 जा 16 1 करूँ, 8 3 जा 24 प्लस 1 25. ओके, फिर भी नहीं हो पा रहा है 8 टाइम्स, तो मैं 9 टाइम्स लूंगा. अगर 8 टाइम्स नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? 256 तो आता ही है. लेट अस टेक 9 टाइम्स. अगर मैं 9 टाइम्स ले लूं 32 का, 9 2 जा 18 1 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस 1 कितना हो गया? 288. 9 टाइम्स जाएगा 288. कितना आ गया? 16 माइनस 8 इट इज 8. क्लियर है? 16 माइनस 8 इट इज 8. तो इधर अगर मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया तो क्या आया? डिवीजर आ गया 32 इंटू कोशंट आ गया 19 प्लस 8 इज द रिमाइंडर. इन द नेक्स्ट वेरी स्टेप हमें क्या करना है? जो हमारा डिवीजर है उसे ही पकड़ लेना है डिविडेंड के हिसाब से, और जो रिमाइंडर है वो डिवीजर बन जाएगा. 8 से करेंगे 8 4 जा 32 आ गया. तो नेक्स्ट स्टेप में 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8 इंटू 4 प्लस 0. सो लास्ट कॉमन डिवीजर वाज 8, देयरफॉर HCF कितना आ गया? 8. क्लियर? सो हाउ मे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च? 8 नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, 8 नंबर ऑफ कॉलम्स they can march. Clear to you? Moving ahead. Okay, बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करो करके आपको शो करना है, दिखाना है. क्या दिखाना है? द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. क्या बोला? द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ट्राइसम प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. क्या बोला? यूज स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. तो 1 स्क्वेयर मैंने पकड़ लिया, वो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो पकड़ लिया मैंने 2. इसका स्क्वायर कितना होगा? 4. तो यस इट इज इन द फॉर्म. होता है क्या? ट्राइसम 3 into 1. नॉट पॉसिबल. ओके, ये पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल नहीं. लेट अस ट्राई विथ अनदर नंबर.
नाउ वी कैन ट्राई विथ 3 स्क्वेयर, हो गया 9, एंड यस इट इज पॉसिबल, 3 3 9, ओके, वेयर m इक्वल टू 3 एंड स्क्वेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 3 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, उसका स्क्वेयर कितना हो गया 9, एंड इट इज ऑफ द फॉर्म ट्राइसम 3 इंटू 3। नेक्स्ट पॉजिटिव ट्राइसम प्लस 1, मैं 4 का स्क्वेयर अगर ले लू 64, isn't it? नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 4, उसका स्क्वेयर अगर ले लू कितना होता है 16, 4 स्क्वेयर कितना हो गया 16, नॉट पॉसिबल। ट्राइसम प्लस 1 बताना है। 5 स्क्वेयर इज 25, ओके, 16, 4 स्क्वेयर कितना हो गया आपका 16, तो क्या ये पॉसिबल है? ट्राइसेप प्लस 1, 16 कैन बी रिटन एज 3 5 15 प्लस 1, वेयर m का वैल्यू कितना आ गया 5, सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। 4 इज ऑल्सो ए क्या स्क्वेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, 4 इज पॉजिटिव इंटीजर, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और उनका स्क्वेयर करने के बाद जो नंबर आया वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड इट इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ट्राइसम एंड ट्राइसम प्लस 1। क्लियर? मूविंग अहेड नाउ, बोला यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके अभी ये बताओ द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो पहला 2 क्यूब अगर हम लेते हैं, ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि कौन से पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है ताकि ये आंसर हम शो कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक हाउ टू चेक, जैसे हम लोग 2 1 का क्यूब तो 1 नॉट पॉसिबल, 9 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आएगा नहीं, तो 1 कैंसिल, ओके, 1 हो गया कैंसिल। फिर हम लोग ट्राई करेंगे 2 का क्यूब है हमें 8, बट 9 के साथ अगर मैं किसी भी 1 को भी मल्टीप्लाई कर लूं तो भी वो 8 से ज्यादा ही होता है, तो 2 का क्यूब भी पॉसिबल नहीं है। देन हम क्या अप्लाई कर सकते हो 3 का क्यूब, नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है 3 का क्यूब अगर करेंगे तो 27 हो जाता है, ओके। 3 का क्यूब हाउ मच, 3 का क्यूब इज 27, ओके, सो लेट अस ट्राई विद दिस। 3 हो गया पॉजिटिव, ओके, इंटीजर, और उसका क्यूब करेंगे तो आ गया 27, एंड 27 कैन बी रिटन ऑफ द फॉर्म 9 3 27, फिर m का वैल्यू कितना आ गया 3, m इज ऑल्सो इंटीजर, ओके। फिर मैं लिख सकता हूं 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 कैन बी रिटन एज 9 7 63 प्लस 1, सो m का वैल्यू आ गया 7, ओके, 9 7 63 प्लस 1। फिर आ गया आपका 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, क्यूब मतलब मल्टीप्लाइंग ए नंबर 3 टाइम्स विथ इटसेल्फ, क्लियर। तो 5 का क्यूब कितना आ गया 125, तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं 9, ओके, 9 13 सा होता है 117 प्लस 8 हो गया 125, तो यहां पर m का वैल्यू आ गया 13, isn't it? So it is already showed that, और बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ही यूज किया है हमने, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज किया है, ओके। सो जैसे कि 9 3 27 हो जाता है, हम इधर लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए प्लस 0। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने यूज किया, और हमने ये भी दिखा दिया कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करने से वो फॉर्म किस में आएगा, आइदर 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ओके। नाउ सो दैट्स इट फॉर टुडे, ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा, और जिन जिन को ये लेक्चर पसंद आया है, ठीक है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, मोस्टली आपको वीडियो शेयर करना है, ओके, और सब्सक्राइब माय चैनल, क्लियर? ओके स्टूडेंट, गुड बाय।